का केमिस्ट्री माय ड्रीम में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर 2 पहले से ही कंटिन्यूड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी को जारी रखते हुए आज का जो टॉपिक होता है वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सम फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू इट। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। लेकिन आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले कल तक, कहने का मतलब लास्ट क्लास तक जो हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है कंटेंट, उस कंटेंट को जरा 2 मिनट में हम रिकैप कर देते हैं। और वो क्या था? कॉमर्शियल सेल्स के बारे में था। वो कॉमर्शियल सेल्स क्या था? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जिसमें डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स हम लोग पढ़े थे। नाम था उसका ड्राई सेल, मरकरी सेल, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और कोरोजन सेल। ठीक है, इन सभी सेल्स के लिए हम लोगों को 3 बातें जान लेना पड़ता है और वही एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चन भी बनता है। एंड व्हाट आर द 3 मैटर्स? वो जो है वहाँ पर क्या है? पहला है आपका एनोड रिएक्शन, दूसरा है कैथोड रिएक्शन और तीसरा है सेल रिएक्शन। तो अगर आप एनोड और कैथोड को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका रिएक्शन लिख लेते हैं, तो सेल रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को अगर हम ऐड करते हैं बाय इक्वलाइजिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, तो वो क्या बन जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। और उसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग सेल रिएक्शन कहते आ रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो एक छोटा सा आंसर आएगा उसका, और वो आंसर क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ओनली रेडॉक्स रिएक्शन इज द प्रिंसिपल फॉर वर्किंग ए गैल्वेनिक सेल। चलिए, तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, लेकिन और भी हम बात बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी हम लोग बात किए थे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट में भी देखे थे और एक्वस सॉल्यूशन में भी आपसे हम डिस्कस किए थे। तो मोल्टेन स्टेट तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन जब हम लोग सोडियम क्लोराइड कर लेते हैं तो वहां पर 2 केटाइन होता है और 2 एनाइन होता है। अब कहता है कि कौन सा केटाइन और कौन सा एनाइन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, डिस्चार्ज होगा, कलेक्ट होगा। तो उसके लिए हमारे पास में एक पैरामीटर होता है, और वो कौन सा होता है? डिपोजिशन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस आयन का लोअर होगा वो आसानी से या प्रिफरेंशियली जो है वो कैथोड या एनोड पर अपने नेचर के हिसाब से कलेक्ट हो जाएगा, जो हमने आपको लास्ट टाइम दिखाया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को लेकर के। तो उसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका मोल्टेन स्टेट और उसका एक्वस सॉल्यूशन लेकर के आप आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे बाय यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वहां पर आपको 2 चीज इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना होगा, मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। वहां पर एक अटैकिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो जब भी अटैकिंग इलेक्ट्रोड की बात होगी तो जो इलेक्ट्रोड आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी का जो है दोनों ही इलेक्ट्रोड आपको लेना पड़ेगा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसको अटैकिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर का ही कैथोड एनोड दोनों लेना होगा।
तो वो अटैकिंग इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, तो वहां पर सिल्वर जो होगा वो कैथोड एनोड दोनों का काम करेगा, तो उसको अटैकिंग इलेक्ट्रोड में हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के लिए। लेकिन दूसरा उसका है पार्ट कि अगर आप नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। वहां पर देखिए ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए, आप जो है प्लैटिनम यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो कभी अटैकिंग इलेक्ट्रोड, कभी नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड, तो इसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। इसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हमारा टॉपिक देख लीजिए, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और उतना ही नहीं, एंड सम फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू इट, कुछ हमारे पास में फिजिकल टर्म्स भी है जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम हेडलाइन एक बार फिर से लिख देते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो लॉज है। पहला जो है देखिए यहां पर है, हम लोग लिखेंगे इसको फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो रिलेटेड है वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से या क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, जो कहता है कि जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन और एनाइन क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट होगा, डिस्चार्ज होगा। तो वहां पर क्या होता है, देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। अब आप कहेंगे W क्या है भाई, Q क्या है, वो जरा देख लीजिए। W कहता है अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सब्सटेंस in the form of cations or anions deposited at a respective electrode, and Q is quantity of charge। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं, where W is what, mass of या amount of या quantity of, कुछ भी लिख सकते हैं। तो mass of substance, और substance किस फॉर्म में भाई, आप जानते हैं cations और एनाइंस के फॉर्म में। तो लीजिए कैटाइंस एनाइंस लिख दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डिपोजिशन तो कैटाइंस और एनाइंस का ही होगा इलेक्ट्रोड्स पर। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, और Q जो होता है ये होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये Q होता है। अब कहता है कि जितना ज़्यादा आप चार्ज वहाँ पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस वहाँ पर डिपॉजिट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए इसको आप चाहें तो स्टेटमेंट में अपने से फ्रेम कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा कि the amount of the substance deposited at a respective electrode is directly proportional to quantity of charge passing through the electrolyte। ठीक है, तो वहां पर ये तो जो है आपका रिलेशन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें, तो उसके लिए एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, सॉरी, Z कहलाएगा। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि वेयर Z इज व्हाट इज Z, तो ये बतलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के लिए तो आपको मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये जो है सब्सटेंस क्या होगा, कैटाइन का होगा या चाहे एनाइन का होगा। तो ये हो गया W इक्वल टू जेड क्यू। इफ Q इज इक्वल टू IT, आप जानते हैं करेंट इनटू टाइम होता है, तो आप इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हुए क्या लिख देंगे, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, जो कहीं कहीं पर इसको जो है जिट के नाम से जानते हैं। जिट देखिए यहां पर इसको हम इनक्लोज कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखने में और इसको जो है कंसंट्रेशन बनाने में माइंड का जो है आसान होगा, ध्यान जाएगा इस पर बार बार। तो W इक्वल टू जेड आई टी फॉर्मूला जो है आप यूज करके, जो फर्स्ट लॉ ऑफ किससे आया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से आया, आप कोई भी अननोन टर्म इसमें से निकाल सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कहता है कि अगर z का वैल्यू कहीं दिया हुआ न हो तो आपको मैं यहां पर बतलाता हूं कि कहीं कहीं पर z इक्वल टू आप E/F यूज कर लेंगे। वहां पर E होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। अब बाय F होता है फैराडे कांस्टेंट, जो आपको हम बतला चुके हैं कि 1 फैराडे जो होता है वो कितना होता है, 96,500 कूलम। और ये जो है, ये जो इक्विवेलेंट मास है इसको आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, ठीक है। तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी इनटू फैराडे कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप जेड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में आइदर आप जिंक को कलेक्ट करने जा रहे हैं या सल्फेट को कलेक्ट करने जा रहे हैं, यही ना कलेक्ट करेंगे आप बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कैथोड एंड एनोड। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जिंक का, अगर मान लीजिए हम जिंक को कलेक्ट करना चाहते हैं और जिंक का ये जो जेड वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको Z इक्वल टू E/F यूज करके Z का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई Z का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां जो E है इक्विवेलेंट मास, वो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो जिंक का एटॉमिक मास मान लीजिए 65 होता है और ZnSO4 में जिंक सल्फेट में जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिए 65/2 इंटू फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप इसमें कूलम में कितना लेते हैं, 96,500 लेते हैं। वो पुट कर देंगे, बताइए जेड निकला कि नहीं निकला, आराम से जेड का वैल्यू निकल गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जेड को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए वहां क्वेश्चन में ज्यादातर जेड का वैल्यू आपका गिवन रहता है, दिया हुआ रहता है, तो और आसान हो जाता है न्यूमेरिकल बनना। तो इस तरह से जो है आप जो है क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ को पढ़ भी लेते हैं और न्यूमेरिकल बनाने में इसको आसानी से यूज कर लेते हैं। अब इसका जो सेकेंड लॉ है, वो सेकेंड लॉ देखिए, ऐसे 12 के एकेडमिक एग्जाम के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर इक्विवेलेंट मास का एक टर्म आता है जो आप जानते हैं नॉर्मेलिटी से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यहां तो हम लोग एटॉमिक मास बाय वैलेंसी लेते हैं। तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी में नॉर्मेलिटी की कोई खास जगह नहीं होती है, तो इसीलिए यहां पर सेकेंड लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो दूसरा है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ किसका भाई? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन सीरीज, उसको हम लोग क्या करते हैं सीरीज में दे दें, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, then amounts of the substances deposited at respective electrode is directly proportional to their what? Equivalent mass। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ले लेते हैं W1 बाई W2 इज इक्वल टू हो जाता है E1 बाई E2। अब आप कहेंगे कि भाई W1 बाई W2 कहाँ से आया और E1 बाई E2 कहाँ से आया? ये कुछ नहीं, ये आता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E से आया, और इसी को हम लोग W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 बोलते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग अलग अलग लिख दें कि वेयर W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन सब्सटेंस, है ना, और W2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ अदर, या अनदर लिख दीजिए, अनदर सब्सटेंस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट का 2 अलग अलग सब्सटेंस जमा होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने ले लिया, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया आपने? सीरीज में कनेक्ट कर दिया और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया। तो बताइए इलेक्ट्रोड्स पर क्या क्या सबमिट होगा? अगर हम मेटल सब्सटेंस की बात करते हैं तो एक पर सिल्वर जमा होगा तो दूसरे पर कॉपर जमा होगा। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो एक पर नाइट्रेट जमा होगा, दूसरे पर सल्फेट जमा होगा, यही होगा ना। तो अगर मान लीजिए हमको सिल्वर और कॉपर लेते हैं तो W1 सिल्वर के लिए हो गया, तो W2 किसके लिए हो गया बताइए? कॉपर के लिए हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाता है E1 बाई E2। कहने का मतलब E1 जो होता है वो किसके लिए बोलिए? इक्विवेलेंट मास ऑफ वन सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो है E2 जो हो जाएगा वो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब जो दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट 3 आपका दिया हुआ रहेगा इसमें कोई, और चौथा जो अननोन है वो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी जो है आप इसको इनक्लोज कर लीजिए। मैं आपके लिए इसको हाईलाइट कर देता हूं, इनक्लोज कर देता हूं। देखिए ये आपको हो सकता है अच्छी तरह दिखाई दे। तो ये जो है आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो है हमारे पास में कुछ और टर्म्स आते हैं। वो टर्म्स क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से डिस्कस कर दूं। वो है इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एंड सम फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल क्या लिख लें भाई? इलेक्ट्रोलाइट लिख लें। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों को क्या क्या टर्म पढ़ना है? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पढ़ना है, एक बार मैं लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस है, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपका जो है सेल कांस्टेंट है ना। इसके बाद आपका आएगा कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है। तो ये सारा चीज आएगा, क्या आएगा? कंडक्टेंस आएगा, फिर कंडक्टिविटी आएगा, कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। इतने टर्म्स जो है हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं?
देखिए आपको बताते हैं ओम्स लॉ, नाम सुने होंगे आप। ओम्स लॉ किसी मेटालिक कंडक्टर के लिए तो आप सुने ही होंगे, क्लास 9-10 में भी बच्चे सुनते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग मेटालिक कंडक्टर के नाम पर क्या रखे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, क्योंकि वो मेटल जो लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, वो फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। हम केमिस्ट्री के पार्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, बोलिए ओम्स लॉ, आई भी इज इक्वल टू आई आर होता है। बताइए होता है कि नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो यहां पर V इक्वल टू आई आर जो लेते हैं, ये क्या होता है यहाँ पर R इज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है वो क्या चीज है भाई, बताइए, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसीलिए ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और वो कंडक्टर है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ओम्स लॉ से हो गया। भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, लीजिए भाई लिख देते हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आई क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं इस सब का यूनिट बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्ट में मेजर करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको एम्पियर में मेजर करेंगे। और आर जो है रेसिस्टेंस, उसका यूनिट ओम होता है, ये आप जानते ही हैं, है ना। तो आर का यूनिट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ओम हम लोग यूज करते हैं। यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ, लीजिए आर हो गया आपका, ओम हो गया, और ओम के लिए आप जो है और भी नोटेशन यूज करते हैं। देखिए इसको ओमेगा बोलते हैं, जो कैप जैसा दिखता है, तो ये ओम का नोटेशन है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी के लिए वोल्ट है, और आई के लिए एम्पियर, मैंने अभी अभी बोला ही है, उसको लिख भी लेंगे। भले ही हम यहाँ लिखें या न लिखें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको एट द सेम टाइम नोट भी करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि भाई आपका जो कुछ भी मिसिंग पार्ट है वो सब भी चलता रहेगा। तो ये तो आपका रेजिस्टेंस से हो गया। इसके बाद कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो भाई देखिए ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रो को, और रो कहाँ से डिफाइंड होता है, तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। जानते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल जानते हैं। और यहाँ पर रो क्या है, वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल होगा। तो अब अगर कोई आपसे रो के बारे में डेफिनेशन पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे, देखिए एल बाई ए यहाँ पर क्या है, सेल कांस्टेंट है। ये सब कुछ हम यहाँ लिखेंगे कि रो जो है वो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ लिखे ही हम, तो केवल हम लिख देते हैं अब एल बाई ए के लिए। तो वेयर एल बाई ए इज सेल कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर यूनिट, बतलाइए, सेल कांस्टेंट। अब यूनिट सेल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर L जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। होता है कि नहीं होता है। तो वहां पर जो है ना, कंडक्टिविटी सेल के लिए आप ये सब इस्तेमाल करेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन भी हो जाएगा
और ये फॉर्मूला भी जो हमने दिया है, इस फॉर्मूला को देखिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इनक्लोज कर देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, यूनिट ऑफ रो। रो का यूनिट क्या होगा भाई? तो रो का यूनिट देखिए यहाँ से हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ओम, और ये हो जाता है मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर हो जाएगा। तो आइदर ओम मीटर रखिए, या फिर अगर सेंटीमीटर में लेना है तो ओम सेंटीमीटर होगा। इसको हम लोग रो का यूनिट बोलेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद हमारा क्या आता है, देखिए कंडक्टेंस आता है और कंडक्टिविटी आता है। तो जरा जल्दी से हम लोग इस चीज को देख लें, कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो कंडक्टेंस को मान लीजिए कि हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। तो कहता है कि ये C जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जितना रेसिस्टेंस है उसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल में लिख दीजिए, तो वो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई पूछ दे कि भाई यूनिट ऑफ C क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसको जैसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अगर ओम को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं तो ओमेगा इनवर्स हो जाएगा। और इसी को एक और जो है यूनिट का नाम दिया गया, और वो होता है एस फॉर साइमन, है ना। वो अपने साइमन नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये यूनिट दिया है अपने नाम पर, एस, और इसको बोलते हैं हम लोग साइमन। देखिए यहाँ पर ये इसका जो स्पेलिंग है वो मैं लिखता हूँ साइमन। तो इस तरह से जो है ना, ओम इनवर्स या साइमन किसका यूनिट हो जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग के या कप्पा, देखिए के के जैसा होता है, ये देखिए के जैसा होता है, जैसे अल्फा ए की तरह है, बीटा बी की तरह है, उसी तरह से कप्पा के की तरह होता है। तो इस कप्पा का जो नोटेशन है वो के की तरह है, और वो जो है बताइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो करता है, और वो कहता है दिस इज रेसिप्रोकल टू क्या, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नॉट कंडक्टिविटी, दिस इज रेसिप्रोकल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो अभी अभी हम लोग किससे डिनोट किए थे, रो से डिनोट किए थे। तो अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, यानी के क्या होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। ये जो रो का यूनिट अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो रो का क्या था यूनिट, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स बोलिए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट ऑफ क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। अब जो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो है इन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, है ना। तो इस रिलेशन को हम लोग देखिए यहाँ पर जस्ट लिख देते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है, या फिर यूं कहिए ये जो हम लोग कंडक्टिविटी जो अभी लिखे हैं कप्पा,
दिस इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस और इनटू होता है सेल कांस्टेंट। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए सीबीएसई बोर्ड भी अपना क्वेश्चन सेट करता है 12 में। ठीक है, बहुत पहले का एक क्वेश्चन आप देखेंगे 8-10 साल पहले का, तो एक क्वेश्चन ये डिराइव करने के लिए आया था कि हाउ विल यू सेट अप रिलेशन बिटवीन ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो इस रिलेशन को आप लाएंगे कहां से, उसके लिए मैं क्लू दे देता हूं, और वो क्लू जो है आपको ऑलरेडी हमने दिया हुआ है फॉर्मूला में, मैं यहाँ पर कलेक्ट करके देता हूं, आप घर पर इसको यूज कर लेंगे और तब हमको बताएंगे। वो क्लू क्या है, देखिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एक ये देख लेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका C इज इक्वल टू 1/r देख लेंगे, और तीसरा है आपका K इज इक्वल टू 1/रो देख लेंगे, जो हमने अभी अभी इसके पहले सब कुछ बताया हुआ है। देखिए K इक्वल टू 1/रो तो यहीं पर दिख रहा है, C इक्वल टू 1/r तो यहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पहले जो हमने आपको बताया है ओम्स लॉ में, वो था R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो वहां भी इस तीनों को जैसे आप इक्वेट करेंगे तो फाइनली आप K इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए को डिराइव कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इतने सारे फॉर्मूला जो है आपका कलेक्टेड हो गया, और कहीं पर जो है आपको कुछ दिक्कत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको लगता है कि आप 100% जो है दिमाग में इस चीज़ को रिसीव कर लिए होंगे। इसके बाद इस सारे फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग जो है क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। अब एक छोटा सा टर्म रह गया है मोलर कंडक्टिविटी का, जरा मैं मोलर कंडक्टिविटी 2 मिनट में आपसे बात कर लूं कि ये क्या होता है भाई मोलर कंडक्टिविटी। इस मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग देखिए इस नोटेशन से, जिसको लेमडा या हाफ लेमडा कहिए, फुल लेमडा तो आप जानते हैं कि ये होता है, लेकिन ये क्या है हाफ लेमडा जैसा है, तो इसको आप हाफ लेमडा या सिंपली लेमडा भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, राइटर का अपना अपना जो है नोटेशन दिया हुआ है। तो कहता है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, देखिए कैसे कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। कहता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी होता है, और मोलैरिटी तो आप जानते हैं ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से अगर K दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका आसानी से निकल जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम लोग अब तक किस कंडक्टर के लिए सब पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए, जिसमें कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल का कंडक्टिविटी किसके वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, कैटाइंस एंड एनायंस। उसमें फ्री कैटाइंस फ्री एनायंस होते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं, और यह गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी का भी आपको फॉर्मूला मिल गया। बस इसका एक यूनिट लिख देते हैं, फिर आज का काम हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मोलैरिटी को सेंटीमीटर क्यूब में आप जो है ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, और ये मोल जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर ले जाइए तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर इनवर्स से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से यूनिट ऑफ लेमडा एम सी यानी मोलर कंडक्टिविटी वो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछता भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का क्लास लगभग खत्म हो जाता है। जितना भी कंटेंट हमने लिखा था वो सारा डिस्कस कर लिए। अब आपका काम है इस पर प्रैक्टिस करना, बार बार केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन करके देखना। जहां भी भूल रहा है फिर से एक बार केमिस्ट्री माय ड्रीम चैनल ओपन कर लीजिए, और बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है अर्जुन सर। मैं गिरिडीह झारखंड इंडिया का रहने वाला हूँ, और फिर आपकी सेवा के लिए, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ, और आपके ड्रीम को मैं केमिस्ट्री माय ड्रीम के द्वारा पूरा करने का संकल्प लिया हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।